हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हमारा आज का लेक्चर है क्या? हमारा लेक्चर है आज का अध्याय 10, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, विकिरण की क्या है? द्वैत प्रकृति है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इस चैप्टर के लगभग 2 से 3 वीडियो हम पहले भी अपने पब्लिश कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, ब्लूप्रिंट डिजिटल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप इनको देख सकते हो। तो जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं, आज की वीडियो से जुड़े हैं, तो वो इसको जाकर जरूर देख लें। और जो बच्चे पहले से भी रेगुलर चल रहे हैं और वो नहीं देख पाए अब तक इसके वीडियोज़ इस चैप्टर के, तो वो जरूर जाकर देख लें, क्योंकि जो ये हम प्रायोगिक व्यवस्था ये समझाने जाने वाले हैं, इसमें पीछे जो काफ़ी चीज़ें हम बता चुके होते हैं, तो उनका काफ़ी यूज़ इनमें होता रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आप ये समझ लो कि लेनार्ड, आपको यदि जो बच्चे आज ही जुड़े हैं हमारे इस वीडियो से, इस चैप्टर से, तो वो उन्हें लेनार्ड और हर्ट्ज़ के बारे में अभी तक नहीं पता होगा। ठीक है, तो वो वहाँ बता दिए गए हैं कि उन्होंने क्या ये पहले कह चुके हैं इसके बारे में। ये बाद का सेक्शन है इसका, कि क्या कैसे हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो समझनी है, तो वहाँ पर जाकर आप जो है उनको भी ढंग से समझ लो। ठीक है, क्योंकि नई नई चीज़ें जो अब इसमें यहाँ प्रयोग हम करेंगे, तो वो वहाँ पहले ही हम थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हर्ट्ज़ तथा लेनार्ड का परीक्षण। हर्ट्ज़ और लेनार्ड ने एक प्रायोगिक व्यवस्था तैयार की। क्या की? प्रायोगिक व्यवस्था तैयार की। यानी कि लेनार्ड ने स्पेशली, फिलिप लेनार्ड ने इसको प्रायोगिक व्यवस्था को जन्म दिया, इसको तैयार किया। और इसमें क्या किया उन्होंने, वो थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है। तो लेनार्ड ने क्या किया? लेनार्ड ने ही प्रकाश विद्युत प्रभाव को थोड़ा सा प्रायोगिक व्यवस्था के हिसाब से इसको बताने की कोशिश की। तो वो क्या कोशिश की? उन्होंने कहा कि एक निर्वातित ट्यूब होती है, ये निर्वातित ट्यूब होती है, और निर्वातित ट्यूब में को हमने ये किससे प्राप्त किया है? या तो कांच की बनी हुई है ये, या फिर ये क्वार्ट्ज की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कांच या क्वार्ट्ज की पदार्थ होते हैं, पता होंगे सबको। तो इसकी एक ट्यूब बनी होती है और इसको हम निर्वातित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निर्वातित। निर्वातित का पहले भी मैं बता चुका हूं अपने वीडियोज में। निर्वातित का मतलब होता है वैक्यूम कर देना इसको, यानी कि अंदर से इसका एयर वगैरह सब कुछ निकाल देना किसी मशीन के माध्यम से। तो जब हम निर्वातित कर देते हैं तो अंदर कुछ भी शेष नहीं बचता। जैसे कि अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, ऐसे इसके अंदर भी निर्वात हम पैदा कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं? निर्वात करने के बाद हम इसमें 2 इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? 2 इलेक्ट्रोड्स का, जिसमें एक इलेक्ट्रोड ए है, जिसे इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहेंगे। क्या कहेंगे? एनोड कहा जाता है इंग्लिश में, ए एनओड ई। और सी जो है, सी, ये हमारा कैथोड है, ये भी एक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये दोनों ही इलेक्ट्रोड हैं। एक इलेक्ट्रोड का नाम एनोड है तो दूसरे का नाम कैथोड है। और ये नाम इनकी प्रकृति को भी बताते हैं, क्योंकि कैथोड क्या होता है? ये ऋणावेशित होता है। कैथोड क्या होता है? ये ऋणावेशित होगा हमेशा, सदैव। और एनोड क्या होगा? ये धनात्मक होगा सदैव। तो ये इनकी प्रकृति को भी बताते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि लेनार्ड का जो परीक्षण है और है ये जो हर्ट्ज़ का जो परीक्षण है, ये सम्मिलित रूप से जो बताया जा रहा है यहाँ पे, ये इसकी जो बताने का आधार है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम यहाँ पर आपको प्रायोगिक रूप से इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रायोगिक व्यवस्था किसकी है? लेनार्ड के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको? 2 इलेक्ट्रोड लिए, जिसमें कैथोड के लिए सी हमने यूज किया और ए हमने यूज किया एनोड के लिए। और यहाँ से क्या होंगे? प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो वो कैसे निकलेंगे वो बताएंगे हम आपको। ऐसे ही यहाँ पर दिखाई हुई प्रकाश किरणें, तो प्रकाश किरणें बैंगनी रंग का प्रकाश हो सकता है, या फिर और भी किसी तरह का प्रकाश यहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ से डाला जाता है। वो डाला किस पे जाता है? वो इस पे डाला जाता है। ये सीधा प्रकाश यहाँ पहुँचता है। ठीक है, ये वाला प्रकाश कहाँ पहुँचेगा? सीधा कैथोड पर पहुँचेगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के सामने ही यहाँ पर क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रोड है, जिसे हम एनोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींच लेगा? ये एनोड खींच लेगा, जो कि लेनार्ड ने बताया हुआ है। पिछले हमारे वीडियो को आप देख लेना, तो उसमें हमने समझा दिया इस चीज़ के बारे में कि ये इसको खींच लेता है। अब हमने क्या कहा? इस कैथोड और एनोड, जो ये कैथोड और एनोड हैं, यानी कि इलेक्ट्रोड जो हैं, इन इलेक्ट्रोडों को माइक्रोमीटर और वोल्ट मीटर से हम जोड़ देते हैं।
तो कैसे जोड़ते हैं, एक तो है ये माइक्रो अमीटर, और ये क्या है आपका वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर और माइक्रो मीटर से जोड़ देते हैं और एक द्विक परिवर्तक का यूज करते हैं, द्विक परिवर्तक का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, द्विक परिवर्तक का उपयोग करते हैं। और ये द्विक परिवर्तक जो परिवर्तक होता है वह किस तरह से काम करता है कि ये कुंजी के रूप में काम करता है। कुंजी होती है, तो कुंजी जब यहाँ से इसको टच कर देंगे आप आपस में, तो यहाँ से इधर से धारा बहने स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, और जब इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो धारा यहाँ भी पहुँच जाएगी यहाँ पर। तो द्विक परिवर्तक की सहायता से विभव विभाजक से भी हम इसको जोड़ देते हैं। किसे जोड़ देते हैं, विभव विभाजक। और विभव विभाजक को हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। तो पोटेंशियोमीटर से भी हम इसको जोड़ देते हैं, जो कि पोटेंशियोमीटर के नीचे एक बैटरी लगी होती है, यानी कि पोटेंशियोमीटर किससे जुड़ा होता है, बैटरी से जुड़ा होता है। तो बैटरी भी जुड़ गई इसके अंदर, वोल्ट मीटर भी इसमें जुड़ गया और अमीटर भी इसमें जुड़ गया। तो धारा मापन कौन करेगा, माइक्रोमीटर। वोल्ट तक कौन मापेगा, वोल्ट मीटर। और ये विभवांतर भी मापेगा, क्या मापेगा, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर कहाँ निकाला जाता है, इन दो सिरों पे निकाला जाता है विभवांतर। जो ये निर्वातित ट्यूब है तो ट्यूब के सिरों पर ये विभवांतर नापा जाएगा। ठीक है, और साथ में विभव भी इसमें नापा जाएगा। इसमें विभव देखा जाएगा कि विभव कितना इसमें शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, वोल्टता कितनी यहाँ पे शो कर रहा है। तो जब यहाँ पे प्रकाश इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं, जो है इस ट्यूब पे डलता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इधर जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का इन्होंने प्रायोगिक व्यवस्था ये तैयार की, और इस प्रायोगिक व्यवस्था की सहायता से, यानी कि इस विभव विभाजक जो हमने इसके अंदर लगा रखा है, इस विभव विभाजक की सहायता से हम इस विभवांतर में परिवर्तन कर सकते हैं। जो विभवांतर मैंने बताया ना, यहाँ से यहाँ तक हम मापेंगे, तो यहाँ इस विभवांतर में हम परिवर्तन कर सकते हैं इस माइक्रोमीटर की सहायता से, नहीं, विभव विभाजक की सहायता से। विभव विभाजक को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से स्पर्श करा जाता है इस सर्पी कुंजी जो होता है उससे हम इसको टच करते हैं। इस सर्पी कुंजी से इस विभव विभाजक को अलग अलग बिंदुओं पर टच किया जाता है, जिससे यहाँ पर इन विभवांतर में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ चेंज करेंगे। इसके अलावा हम धारा को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो धारा बहेगी यहाँ से यहाँ तक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। ये क्या बहेगी यहाँ पे, प्रकाश विद्युत धारा। तो प्रकाश विद्युत धारा को भी हम यहाँ पर परिवर्तन इसका कर सकते हैं, और इस प्रयोग की सहायता से हम विभवांतर नाप सकते हैं। प्रकाश जो आ रहा है, प्रकाश की तीव्रता के साथ में प्रकाश की आवृत्ति, और ये जो विभवांतर है, विभवांतर भी, और साथ में प्रकाश विद्युत धारा में परिवर्तन, इन सभी को हम इस प्रायोगिक व्यवस्था की सहायता से, जो इस प्रयोग की सहायता से, इन सारी जो है जो राशियां हैं सारी की सारी, तीव्रता, आवृत्ति प्रकाश की और विभवांतर नलिका के दोनों तरफ, और प्रकाश विद्युत धारा में परिवर्तन, इसको हम इस प्रयोग की सहायता से माप सकते हैं। अब हम इस प्रयोग के अंदर प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो किस प्रकार प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाएगी, तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी या घटेगी, वो हम देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एनोड ए को, इसमें कहा हुआ है कि एनोड ए को धन विभव पर रखकर, हमने पहले भी बताया था कि एनोड किस पर रखा था, धन विभव पर रखा जाता है। तो धनात्मक इसको रखकर, धन विभव पर रखकर कैथोड सी पर उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। क्या डाला जाता है, उचित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। कुछ भी आवृत्ति ऐसी ली जा सकती है कि ताकि प्रकाश इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलने लग जाए। तो उचित आवृत्ति का प्रकाश इस पर डाला जाता है, और इससे क्या होगा कि जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो इससे क्या निकलेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगे इससे, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या हुए, उत्सर्जित होने लग जाते हैं। और जो ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, इसको एनोड अपनी तरफ खींचता है। एनोड जो ये धनात्मक है, धन ध्रुव पर है, ठीक है, तो इसे क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को खींचना चालू कर देगा, आकर्षित करेगा। तो इन इलेक्ट्रॉनों को एनोड द्वारा आकर्षित कर लेने के पश्चात
परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बहने लग जाती है। यानी कि जब ये इनको ले लेगा, खींच लेगा, आकर्षित करके अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर एक धारा बहने लग जाएगी। तो धारा जो होगी वो उसकी दिशा ये वाली होगी, जो कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं और धारा किधर जा रही है, इधर की तरफ। तो धारा की जो दिशा होती है वो सदैव इलेक्ट्रॉनों के दिशा के विपरीत होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि प्रकाश जो ये आ रहा है यहाँ से सी पर डल रहा है कैथोड पर, इसकी आवृत्ति को तो वही रखते हैं, चेंज नहीं करते। और साथ में जो विभवांतर यहाँ पर हम नाप रहे हैं इसको हम समान रखते हैं, इसको चेंज नहीं करते। परंतु क्या करते हैं, प्रकाश किरणों की आवृत्ति मतलब तीव्रता को हम बढ़ा देते हैं। यानी कि आवृत्ति तो स्थिर है, ये तो स्थिर है, और नलिका पर विभवांतर भी स्थिर है, परंतु जो इसकी तीव्रता है ये इसको बढ़ा दिया जाता है। इसकी तीव्रता को जब हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ से ज़्यादा प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जो कहाँ जाएंगे, इस एनोड पे जाएंगे, और एनोड पे जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन है वो एनोड पे जाएंगे, और एनोड पे जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे जो धारा है वो तेजी से बहनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तेजी से बहनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि प्रकाश विद्युत धारा एक सरल रेखा के रूप में बढ़ती है। तो क्या गया, धारा भी क्या आ रही है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और उसका जो चित्र है वो वहां दिखाया हुआ है कि जब आपतित प्रकाश की तीव्रता हम बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और उसका जो ग्राफ आता है वो एक रेखा के रूप में आता है। क्या आता है, एक सरल रेखा आता है, एक सरल रेखा, एक ग्राफ हमें प्राप्त होता है, एक सरल रेखा में ग्राफ के रूप में प्राप्त हो जाती है। कब, जब इसकी हमने तीव्रता बढ़ा दी प्रकाश किरणों की, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलते हैं और धारा भी तेजी से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो वो ग्राफ कैसा मिलता है, इसका हमें एक रेखा के रूप में मिलता है। अब बात करते हैं हम प्रकाश विद्युत धारा कैथोड से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, तीव्रता बढ़ाई तो तीव्रता बढ़ाते क्या हुआ, तीव्रता बढ़ाते प्रकाश इलेक्ट्रॉन बढ़ने चालू हो गए। धारा बढ़ी तो धारा क्यों बढ़ी, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की वजह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तीव्रता बढ़ाने पर, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं। क्योंकि जब एक चीज आप एक राशि बढ़ा रहे हो और उसकी राशि के बढ़ने से दूसरी राशि बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वे दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती हैं। तो जो विद्युत धारा है वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको एक पॉइंट के रूप में और यहाँ समझाया गया है। अतः प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, यानी कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके उत्सर्जन की दर को हम बताते हैं समय के साथ में। यानी कि जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो जो वो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो वो कितने समय में, कितने मतलब तीव्रता जब डाली जा रही है, प्रकाश किरणों की तीव्रता जब बढ़ाई जा रही है, तो समय के अनुसार उनकी जो उत्सर्जन की दर है, यानी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन समय के अनुसार जब उत्सर्जित हो रहे हैं तो उनके जो उत्सर्जन की दर आएगी, उत्सर्जन की दर जो होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ती है। तो इसके बाद में हम प्रकाश विद्युत धारा पर विभवांतर का प्रभाव देखेंगे कि विभवांतर जब बढ़ाया जाता है तो इस पर प्रभाव क्या होता है। अब हम देखते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर विभवांतर का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो प्रकाश विद्युत धारा पर विभवांतर का क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि ये अभी हमें चित्र जो है मिटाना पड़ गया है क्योंकि मैटर कम रह गया था लिखने के लिए, पर इसका मैं छोटा सा एक माइनर सा चित्र में बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। तो हमने कुछ इस प्रकार का चित्र था, कुछ इस प्रकार का चित्र था। तो ये आप समझ के चलो कि यहाँ पर एक कैथोड था और ये आपका एनोड था यहाँ पे, और ये आपस में ये पूरे परिपथ से जुड़े हुए थे, कैथोड और एनोड, ठीक है। और यहाँ से कुछ प्रकाश आ रहा था इस साइड से, तो यहाँ से प्रकाश आ रहा था, तो वो आप समझ लो। तो इसमें क्या किया गया कि एनोड ए को सूक्ष्म धन विभव दे दिया जाता है, ठीक है, सूक्ष्म धन विभव दे दिया, और कैथोड सी पर आवृत्ति, निश्चित आवृत्ति और निश्चित तीव्रता आई का प्रकाश डाल दिया। तो आई की जगह आप I1 भी मान सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चित्र में I1 दिया हुआ है।
तो निश्चित तीव्रता I1 का प्रकाश डालते हैं इस पे, तो परिपथ में एक विद्युत धारा इसमें बहनी स्टार्ट हो जाती है। और वो किस तरह से बहती है, ऐसे धारा बहनी स्टार्ट हो जाती है। यदि एनोड को जो धन विभव हमने दे रखा था, उस धन विभव को बढ़ाना स्टार्ट कर दें, क्या कर दें, धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो प्रकाश विद्युत धारा जो ये धारा होगी ये भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इसमें भी तेजी आने चालू हो जाती है। ठीक है, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और एक निश्चित धन विभव पर प्लेट धारा का मान अधिकतम हो जाता है। तो यानी कि एक निश्चित धन विभव पर भाई आप जो है जब विभव बढ़ाते जाओगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है विभव की, एनोड पर विभव इतना हो जाता है कि उसके बाद फिर धारा नहीं बढ़ती है, फिर वो वहीं रह जाती है, उतनी ही स्थिर रह जाती है। जैसे कि आप समझ करो कि जब यहाँ पर ये विभवांतर दिया हुआ है, तो विभवांतर जब हम बढ़ाते जा रहे हैं तो धारा ये बढ़ती जा रही है, पर यहाँ से जाके ये फिर और नहीं बढ़ती है, बस यहीं रुक जाती है, फिर इससे आगे नहीं बढ़ती है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि कैथोड से जो उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन है वो एनोड पर पहुंच जाते हैं। यानी कि जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो सारे के सारे एनोड पर पहुंच जाते हैं। सारे के सारे कहाँ पहुंच गए, एनोड पहुंच गए। सभी जितने भी कैथोड पे के पास थे वो सारे के सारे उसने वहां दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धारा भी यहीं रुक गई, जब इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे वहां तक, तो इसका मतलब परिपथ टूट चुका है। परिपथ का टूटने का मतलब परिपथ अब पूर्ण नहीं हो रहा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धारा भी अब रुक जाएगी, अब वो वहीं पर स्थिर हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त व्यय प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं इसको। एनोड को धन विभव और बढ़ाने पर अब प्रकाश विद्युत धारा नहीं बढ़ती है, प्रकाश विद्युत धारा वहीं पर स्थिर हो जाती है, यानी कि इसके आगे अब नहीं बढ़ती है। और इस अधिकतम मान को धारा की वो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा बोलते हैं, यानी कि सैचुरेटेड। संतृप्त का मतलब क्या है, सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सैचुरेटेड हो जाती है, संतृप्त हो जाती है और वो आगे अब बढ़ना बंद हो जाती है। अब इसका उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं हम कि अभी तक हम इसे क्या दे रहे थे, धनात्मक विभव दे रहे थे, अब इसे हम कुछ ऋणात्मक विभव देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उल्टा करते हैं। अब थोड़ा सा पहले धनात्मक दे रहे थे, अब इसको ऋणात्मक देते हैं। तो पढ़ते हैं पॉइंट में क्या है, यदि एनोड ए को कैथोड सी की तुलना में सूक्ष्म ऋण विभव दिया जाए, क्या आ गया, ऋण विभव की बात आ गई। अब जब ये धनात्मक था तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था, आकर्षित कर रहा था, परंतु ये क्या हो गया, अब ऋणात्मक होना स्टार्ट हो गया, इसे ऋणात्मक विभव मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि अब ये वापस फेंकना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहे थे उन इलेक्ट्रॉनों को ये वापस फेंकना स्टार्ट कर देगा। तो पढ़िए इसमें क्या कहते हैं, तो एनोड क्या करता है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, यानी कि उन्हें रोकता है और उन्हें वापस भेजता, प्रतिकर्षित करता है। तो इस स्थिति में केवल उच्च ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन ही एनोड ए तक पहुंच पाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों में जिसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, जिस प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी वो तो पहुंच जाएगा वहां पर जिनकी गतिज ऊर्जा कम होगी उनको ये रोक कर प्रतिकर्षित कर देगा, वापस लौटा देगा। ठीक है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएंगे, जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी। इसके बाद क्या करते हैं, तो इससे क्या हुआ कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच पाते हैं, कौन से, जिनकी ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा वो ज्यादा होती है, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान तेजी से कम हो जाता है। तो जब हम इसे ऋण विभव देना हमने स्टार्ट कर दिया, ऋण विभव यहां पर देना स्टार्ट कर दिया, तो धारा अब पीछे की तरफ चालू हो जाती है जानी, ये पीछे आ गया, ये पीछे की तरफ, ये देख रहे हो ना, ये लाइन आ गई, इस लाइन से जो पीछे जा रही है ऋणात्मक है ये, तो ऋणात्मक पीछे की ओर नीचे तेजी से गिरने स्टार्ट हो जाती है। तो जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान तेजी से कम हो जाता है। ठीक है, तेजी से कम हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो ऋण विभव हमने वहां दिया इसको और बढ़ाते हैं। ठीक है, और बढ़ाते हैं, उसका प्रभाव देखते हैं क्या होता है। तो एनोड ए पर ऋण विभव को धीरे धीरे बढ़ाने पर, ऋण विभव को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। तो जब बढ़ाया जाएगा तो जो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होंगे अब वो भी रुकने स्टार्ट हो जाएंगे, जिनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा थी वो भी अब रोकने लगेगा ये, क्योंकि इसको पावर मिलनी स्टार्ट हो गई, तो निगेटिविटी हो गई इसके अंदर। तो निगेटिव जब ये होता जा रहा है तो ये क्या करेगा, अब ये जो इसके पास पावर बढ़ रही है, निगेटिव पावर बढ़ रही है, तो ये निगेटिव वाले इनको जो उच्च ऊर्जा वाले जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उनको भी ये रोकना स्टार्ट कर देगा।
तो धीरे धीरे ऋण विभव को बढ़ाने पर एनोड पर जो पहुंचने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तेजी से घटने लगती है, ठीक है। और एक निश्चित ऋण विभव पर, और यदि हम इसका ऋण विभव और बढ़ा दें तो एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी, ऐसी संख्या आ जाती है, ऐसा मान पहुंच जाता है ऋण विभव का कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। जितने भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन थे ये वाले, ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन वहां तक जाएंगे ही नहीं तो क्या होगा, जो प्रकाश विद्युत धारा यहाँ सर्किट में घूम रही थी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो एक निश्चित ऋण विभव पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाते और प्रकाश विद्युत धारा हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो वो मान, ऋण विभव का वो मान जिसकी वजह से धारा शून्य हो गई, उसे हम बोलते हैं निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहते हैं। निरोधी विभव का मतलब को इंग्लिश में बोलता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसे बोलते हैं संस्तब्ध विभव को कट ऑफ पोटेंशियल। तो ये कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको हम बोलते हैं। तो वो ऋण विभव का मान जिस पर धारा शून्य हो गई। तो इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है। ये पूछा तो पूरा एक्सपेरिमेंट जाता है, और जब ये आएगा तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है, तो इसका ये पूरा समझा के आना पड़ता है कि किस तरह से होता है। तो ये परिभाषा है इसकी। आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति के लिए, हमने आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति और तीव्रता बताई थी आपको, उसके लिए एनोड ए को दिया गया वह निम्नतम ऋण विभव, यानी कि वो ऋण विभव V0, उस ऋण विभव को क्या कहा जा रहा है, V0 कहा जा रहा है, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, निरोधी विभव कहलाता है। तो एग्जाम में अलग से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में निरोधी विभव की परिभाषा पूछ ली जाती है। तो उस परिभाषा के लिए आप 1 नंबर के क्वेश्चन में इसको आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद ये रह गया, तो इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमने देखा कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो उनकी कुछ ना कुछ तो गतिज ऊर्जा होगी। तो उस गतिज ऊर्जा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो वो क्या बताया गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव में किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो समान ऊर्जा वाले नहीं होते। यानी कि जितने भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, इन सारों की ऊर्जा ज़्यादा, इन सारों की ऊर्जा बराबर नहीं है। कुछ की ऊर्जा ज़्यादा है और कुछ की ऊर्जा कम है। क्या है, कुछ की ऊर्जा ज़्यादा और कुछ की ऊर्जा कम है। तो प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य कब होता है, ये जो हमने बताया कि शून्य हो जाता है, ये कब होता है, जब निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के वाले, अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर देता है। यानी कि निरोधी विभव V0 जो है वो ज्यादा गतिज ऊर्जा जिन इलेक्ट्रॉनों की है, वो ई के जिनकी है, ई के हमने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा मान ली, अधिकतम गतिज ऊर्जा मान ली इलेक्ट्रॉन की। कुछ इलेक्ट्रॉन जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ई के होगी, वो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। ये उनको भी रोक देता है। तो V0 जो निरोधी विभव है, तो निरोधी विभव लगाने पर इन वाले इलेक्ट्रॉनों को भी ये रोक देता है, प्रतिकर्षित कर देता है। तो इसलिए प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। तो निरोधी विभव V0 के लिए उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो जो ये इलेक्ट्रॉन थे ई के, इनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी है, ई के बराबर EV0। ये आपका रिलेशन आ गया, एक सूत्र आ गया, ये आपके क्वेश्चंस में प्रयोग होगा, ठीक है, क्वेश्चंस में इसको काम आएगा ये। तो ई के बराबर EV0, और ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये आवेश है। अब हम कुछ इसमें कुछ और हम करके देखना चाह रहे हैं प्रयोग में, मतलब जो लेनार्ड का परीक्षण था इसमें कुछ और इसे प्रयोग को करने की कोशिश की गई। इसमें क्या किया गया, अब तक क्या किया गया था, इसमें आवर्ती जो तीव्रता थी प्रकाश की वो I1 ली गई थी। अब तीव्रता को बढ़ाने की कोशिश हम करते हैं। हम कहते हैं कि 2 तीव्रता हमने मतलब 2 रूपों में तीव्रता बढ़ा दी इसकी। जो पहली तीव्रता थी वो I2 कर दी हमने, बढ़ाकर I1 से I2 कर दी, और I3 I2 को बढ़ाकर कर दी I3। यानी कि I1 जो है, I1 से I2 ज़्यादा है और I2 से I3 ज़्यादा है। तो पहले क्या चल रही थी, I1 चल रही थी। अब I2 वाली आवृत्ति का प्रकाश हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि प्रकाश की तीव्रता को हमने बढ़ा दिया। यदि आपके प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखकर कैथोड पर अधिक तीव्रता I2 व I3 का प्रकाश डालकर प्रयोग करें तो तीव्रता बढ़ाने पर संतृप्त धारा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, जो ये संतृप्त धारा, ये संतृप्त धारा है, तो ये तो बढ़ गई। तो ये आप देखो I1 था तो यहाँ तक जा रही थी, जब I2 हो गया तो संतृप्त धारा क्या हो गई, बढ़ गई। I3 लगाया तो संतृप्त धारा और बढ़ गई।
तो संतृप्त धारा तो बढ़ जाती है, परंतु प्रकाश विद्युत धारा नहीं बढ़ती। जो प्रकाश विद्युत धारा थी वो वैसे के वैसी रहती है। तो संतृप्त धारा का मान तो बढ़ जाता है, परंतु निरोधी विभव का मान अपरिवर्तित रहता है। संतृप्त धारा बढ़ी है केवल, परंतु जो निरोधी विभव है, निरोधी विभव का मान नहीं बढ़ पाता, ये निश्चित हो जाता है। ठीक है, आप देखो तीनों की तीनों तीव्रताओं को लगाने के बाद भी ग्राफ कहाँ आ रहा है, यहीं पे आकर मिल रहा है, एक ही बिंदु पर आकर मिल रहा है, यानी कि निरोधी विभव नहीं बढ़ता, ये वहीं का वहीं रहता है, निरोधी विभव वहीं का वहीं रहता है, और केवल इनकी संतृप्त धाराएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का चित्र आता है। स्पष्ट है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इससे पता चलता है कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा ये है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि निरोधी विभव का मान नहीं बढ़ता। और निरोधी विभव किसके बराबर है, E के बराबर है। तो जब इसका मान नहीं बढ़ रहा तो इसका भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। लेनार्ड के परीक्षण में अब हम आवर्ती का प्रभाव देखते हैं। तो आवर्ती का प्रभाव क्या पड़ता है, आवर्ती का प्रभाव पड़ता है कि जब हम प्रकाश की तीव्रता तो रख लेते हैं समान, परंतु उसकी आवर्ती को बढ़ाते हैं, यानी कि विभिन्न आवर्तियां लेते हैं प्रकाश की, और प्रकाश को किस पर डाला जाएगा, कैथोड पर। तो कैथोड पर जब हम डालेंगे प्रकाश को और विभिन्न आवृत्तियों का प्रकाश होगा, तो संतृप्त धारा, जो ये संतृप्त धारा है, जो कि ν1 ν2 ν3, ν1 यानी कि आवर्ती, पहले प्रकाश की आवर्ती, फिर प्रकाश की आवर्ती बढ़ा दी, ν2 हो गई आवर्ती, अब तीसरी आवर्ती ν3 हो गई। तो जब तीनों आवर्तियों का प्रकाश डाला जाएगा अलग अलग बार में, पहले ν1 का, फिर ν2, फिर ν3 आवर्ती बढ़ाई जाएगी, तो संतृप्त धारा तीनों के लिए, ये संतृप्त धारा है, ये देख रहे हो आप, संतृप्त धारा जा रही है। संतृप्त धारा का जो मान है वो नियत हो जाता है, इन तीनों आवर्ती पर संतृप्त धारा का मान नियत होता है। परंतु इसमें क्या देख रहे हो अब कि पीछे की ओर ये इनके जो निरोधी विभव है ये बढ़ जाते हैं। पहले निरोधी विभव V0 था ν1 के लिए, फिर V02 हो गया, फिर V03 हो गया। तो ν1 ν2 ν3 के लिए निरोधी विभव बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या कहा है, परंतु निरोधी विभव का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, और ν2 ν3 यानी कि आवर्ती ν3 जो है ν2 से ज़्यादा है, और ν2 जो है ν1 से ज़्यादा। तो इस स्थिति में निरोधी विभव भी V03 वो V02 से बड़ा होगा, और V02 V01 से बड़ा होगा, यानी कि निरोधी विभव के मान जो हैं वो क्रमानुसार हमें बढ़े हुए मिलते हैं। अतः स्पष्ट है कि बड़ी आवृत्तियों के प्रकाश के लिए निरोधी विभव भी अधिक होगा। यदि आवृत्ति ज़्यादा होगी प्रकाश की, बड़ी आवृत्ति होंगी, तो निरोधी विभव का मान भी अधिक आएगा। तो इससे क्या मतलब निकलता है, इससे मतलब निकलता है कि इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा थी, क्या थी, E थी, वो क्या थी, eV0 थी। तो जब V0 का मान बढ़ गया, निरोधी विभव का मान बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है, यानी कि E जो है वो भी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी फिर। ठीक है, तो वो भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब वो किस पर निर्भर कर रही है, गतिज ऊर्जा, वो आवृत्ति पर, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अब हम क्या करते हैं कि अधिकतम गतिज ऊर्जा E व ν जो प्रकाश की आवृत्ति, इनके बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है जो आवर्ती अक्ष को ν0 पर काटती है। देखते हैं कैसे काटती है। तो ये चित्र देखो आप, तो इसमें हमने क्या कहा, प्रकाश की आवृत्ति को हमने इधर लिया x अक्ष पर, और y अक्ष पर हमने क्या ले लिया, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E और जब हम इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी इस तरह से, और वो आवर्ती अक्ष, ये आवर्ती अक्ष है, इसको ν0 पर काटेगी। कहाँ काटेगी, ν0 पर। और y अक्ष जो कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की अक्ष है, उसको ये यहाँ पर काटेगी, और यहाँ से यहाँ तक का अंतखंड काटेगी। ये कितना है, -b का अंतखंड काटती है। यही इसमें बताया गया है कि आवर्ती अक्ष को तो ν0 पर काटती है, और ऊर्जा अक्ष को, जो ये गतिज ऊर्जा की अक्ष है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा का अक्ष है, इसको ये अंतखंड B काटती है इस पर। ठीक है, अंतखंड B काटती है। इससे स्पष्ट होता है कि आपतित प्रकाश की आवर्ती ν0 से अधिक होने पर ही कैथोड से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है। यानी कि यदि
न्यू जीरो आवर्ती का प्रकाश नहीं होगा जब तक, तब तक प्रकाश इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलेंगे ही नहीं। यानी कि कैथोड से प्रकाश इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे? जब आवर्ती कम से कम न्यू जीरो हो, यानी कि प्रकाश की आवर्ती कम से कम क्या हो? न्यू जीरो। और इस न्यू जीरो को इस कारण से हम क्या कहते हैं? दहली आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? दहली आवर्ती कहते हैं। दहली आवर्ती या संस्तब्ध आवर्ती कहते हैं। दहली आवर्ती का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और संस्तब्ध आवर्ती को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये इसकी परिभाषा है दहली आवर्ती की। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, यानी कि वह आवर्ती जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो कैथोड से, वो क्या कहलाएगी? दहली आवर्ती कहलाती है। इसे न्यू जीरो से हम प्रदर्शित करते हैं। अब एक चीज और आती है इसके अंदर, ये जो ग्राफ ये दिया हुआ है सॉरी, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ की यदि समीकरण निकालने को कह दें, एग्जाम में ग्राफ दे दें, ग्राफ की समीकरण निकालने को कह दें, तो हम क्या बनाएंगे समीकरण? तो समीकरण होती है y बराबर mx प्लस c होती है। क्या होती है? किसी भी ग्राफ की जो सरल रेखा आती है, ग्राफ पे जो सरल रेखा आती है, ये सरल रेखा है, सरल रेखा बन रही है। क्या बन रही है? सरल रेखा। तो सरल रेखा का जब हम कभी भी समीकरण बनाते हैं तो वो इस सूत्र से बनाते हैं, y बराबर mx प्लस c। ये सरल रेखा का समीकरण होता है, जिसमें y क्या है? ये m क्या है? ढाल, ढलान जिसे बोलते हैं। तो ढलान हमने क्या मान लिया यहाँ पे? a मान लिया। तो m की जगह क्या आ गया? यहाँ पे a आ गया है। ठीक है। और x की जगह क्या है? x की जगह हम क्या लेंगे? न्यू। क्या लेंगे? न्यू। न्यू तो चल रहा है, इस पे आवर्ती तो चल रही है, ये न्यू चल रहा है। तो x की जगह क्या आ गया? हमारा न्यू आ गया है। और y की जगह, y पे क्या चल रहा है? ई के चल रहा है, यानी कि गतिज ऊर्जा चल रही है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की। तो इसकी जगह हम क्या ले लेंगे? ई के ले लेंगे। तो ये हमने क्या ले लिया? ई के। ई के बराबर ए न्यू। और ये सी क्या होता है? अंतखंड काटती है y अक्ष पर। तो अंतखंड कितना काट रही है? माइनस बी काट रही है। तो सी की जगह क्या जाएगा? माइनस का बी। प्लस को हटाओ, इसकी जगह प्लस को हटाओ, अंतखंड कितना काट रही है? अंतखंड कितना काट रही है? माइनस का बी काट रही है, सॉरी। और यहां पर जो अंतखंड काट रही है, सी जो काट रही है, वो माइनस का बी काट रही है। तो सी की जगह हम क्या रख देंगे? माइनस का बी रख देंगे, यानी कि क्या होगा? माइनस का बी। और इस प्रकार से इस रेखा की समीकरण पता चल जाती है, ई के बराबर ए न्यू माइनस बी। और यही यहाँ बना रखी है, ई के बराबर ए न्यू माइनस बी। ठीक है। तो समीकरण बनाना सिखा दिया मैंने आपको, कैसे बनती है समीकरण। कोई भी सरल रेखा आ जाए तो उसकी समीकरण आप ऐसे बनाओगे। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो समीकरण ऐसे बनाओगे। आज का ये लेक्चर हमारा यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके ऊपर, और एक आइंस्टाइन ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की एक समीकरण दी, ठीक है, तो वो क्या समीकरण दी, उस समीकरण को देखेंगे। साथ में दहली आवर्ती और भी कुछ बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी रह गए हैं इसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन गुड बाय, और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।